हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त हैं, पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम सामने है तो पढ़ाई में जुड़ जाइए। दोस्तों इसी बीच आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि काफी महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम के लिए। सारा सवाल दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। इसमें टर्म 1 टर्म 2 दोनों का सवाल हम देखने वाले हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को पता है कि पिछले साल एग्जाम नहीं हुआ था, बट मॉडल पर जारी हुआ था। जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो हम देखेंगे और सब्जेक्टिव बाद में देख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। अभी ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, जो आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। ठीक है, और आप लोग एग्जाम दीजिएगा तभी पता चलेगा हाँ सर सही बताएं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या पता एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए और आप नहीं देखते हो तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन में आप लोग गैस पेपर में भी नहीं बनने वाला है, इसलिए अच्छे से देखिए और इसको समझिए क्या है क्या नहीं। और चलिए तो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए, अपना तैयारी को बहुत ही बढ़िया करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल आप लोग का देखिए, यहाँ हिस्ट्री से दिया गया है। क्या है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हो सकता है क्वेश्चन भी एग्जाम में छप चुका होगा, क्योंकि हर एक बार ये सवाल पूछा जाता है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये दोस्तों मेजिनी या फिर आप जिउसेppe मैत्नी जो बोलना है उसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? तो आप लोग जानते ही हैं, रॉलट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ही में हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आप लोग बता दो, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये जो वहां पर महासभा चल रही थी, तो इसी के विरोध में चल रही थी, रॉलट एक्ट के विरोध में। तो ये जालियांवाला बाग 1919 में ही घटित हुई थी। रॉलट एक्ट के विरोध में वहाँ पर महासभा चल रही थी। जनरल डायर ने वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई थी, जो कि काफी निस्संग घटना थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी दोस्तों? तो याद रख लीजिए, ये जो हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो याद रख लीजिए दोस्तों, आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुई थी 1929 ईस्वी से हुई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत, ठीक है, याद कीजिए 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? तो 78 सदस्य के साथ। याद करिए, सदस्य पूछा है कितने सदस्य, मतलब 78 लोगों के साथ दोस्तों वो दांडी मार्च की यात्रा शुरू किए थे महात्मा गांधी जी। अगला सवाल है, इटली का एकीकरण कब हुआ? ये सवाल दोस्तों इस बार भी मॉडल पेपर में, तो आप लोग समझ सकते हो कि हर एक बार सवाल जो आता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इटली का एकीकरण कब हुआ? तो ये सभी को पता है दोस्तों, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। यानी कि जो 6 है उसका सही उत्तर हो जाएगा 1871 ईस्वी। कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से जो पिछले साल का है, लेकिन उसको भी यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिए, वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी ड्यूक मेटरनिक ने की थी। नाम याद रखिए, ड्यूक मेटरनिक ने किसने किया था? ड्यूक मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अगला वाला, काफी महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि डैश को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? याद कर लीजिए, नोट द डेट, 13 अप्रैल 1999, यानी कि 13 अप्रैल 1919 वो दिन था दोस्तों जब जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। और रॉलट एक्ट के विरोध में वहाँ पर एक महासभा चल रही थी, जिसमें सभी बच्चे, बूढ़े, औरत सभी लोग शामिल थे और किसी को छोड़ा नहीं गया था। सभी को यहाँ पर गोली मारा गया था और बहुत सारे यहाँ पर लोग मारे गए थे बेवजह। ठीक है, तो बहुत कह सकते हैं इतिहास का एक काला दिन है हम लोग के लिए, 13 अप्रैल 1919 जब जालियांवाला बाग ये हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, अब ये सब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव भूगोल नागरिक शास्त्र से है। क्या देखिए कि श्रीलंका की, एक मिनट, इससे पहले भूगोल का है ना, तो भूगोल वाला देख लीजिए। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? आप लोग जानते हैं कि सरकार एक सपोर्ट करती है किसानों को, क्या? न्यूनतम सहायता मूल्य देखिए कि कोई भी फसल को किसान इससे कम मूल्य में नहीं बेच सकता है, जिससे किसानों को एक सहायता मिलता है। क्या कि कोई जो खरीदार होता है उससे कम मूल्य में खरीद नहीं हो सकता। मान ली किसानों ने गेहूं का न्यूनतम मूल्य फिक्स कर दिया 15 रुपया, तो अब कोई भी जो खरीदार है 15 रुपये से कम में नहीं खरीद सकता है। नहीं तो क्या होता, कंपटीशन बढ़ता। कोई व्यापारी बोलता नहीं तुम मुझे 10 रुपये में देगा, तो कोई व्यापारी बोलता नहीं मैं तुमको 12 रुपया दूंगा, तो कोई बोलता नहीं 8 रुपया दूंगा। तो उसमें कोई किसान वहाँ बहला में बहकाव में आ जाता और बेच देता। लेकिन न्यूनतम मूल्य में सपोर्ट मिलता है कि हाँ उससे कम कीमत में आप नहीं बेच सकते हो, तो किसानों को इससे एक लाभ होता है। आप लोग को पता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले किसानों का जो आंदोलन चल रहा था इसी को लेकर चल रहा था। तो 14 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला सवाल है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो याद कीजिए, अभ्रक जो है, अभ्रक कोडरमा के लिए अग्रणी राज्य है। अभ्रक के उत्पादन के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोडरमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? कौन सा मिट्टी में दोस्तों लौह धातु की अधिकता होती है? और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो अब तक तो कमेंट करके जरूर इसका उत्तर बोलेंगे सभी लोग, ठीक है। मैंने मॉडल पे जब पढ़ाया था, आप लोग जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको देखिए और देखते हैं कौन कौन वीडियो देख रहा है। इसको कमेंट में सभी लोग बोलेंगे लौह में किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसमें से चावल जो है वो क्या है, खरीफ फसल है। बाकी जितने सारे तीनों है वो रबी फसल यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी में आ जाते हैं। पहला सवाल 24 नंबर क्या है, देखिए श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितना है, बताइए। तो दोस्तों सिंहलियों की जो आबादी है वो 74% यानी 74% सिंहलियों की आबादी है श्रीलंका में, मतलब एक मेजर पोर्शन सिंहली रहते हैं श्रीलंका में। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। याद रखिए कितना, 22 लैंग्वेजेस, मतलब 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है यहाँ पर संविधान में। और समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय है, 52 विषय समवर्ती सूची में है। इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? तो आप लोग बता ही देंगे, जी हाँ, हम लोग का जो प्यारा भारत है वो लोकतांत्रिक देश है। और भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है, ठीक है। तो अभी भारत में दोस्तों यहाँ पर 7 राष्ट्रीय दल मौजूद है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 7 राष्ट्रीय दल मौजूद है। और 29 नंबर सवाल पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन डैश में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों 1885 में हुआ। काफी महत्वपूर्ण सवाल, याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन जो मैं आप लोग बता रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण सवाल है मुझे पता चल रहा है, और आप लोग भी जब एग्जाम दोगे तो पता चलेगा, हाँ काफी सारे क्वेश्चन मैच किए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखिए, इसमें अगर एक भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एक क्या ज्यादा ही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा डैश में प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ था? बताइए। चुनाव आयोग द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया गया था? तो 1997 में दोस्तों राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। तो इसको याद कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी 1997 में उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, बेल्जियम में डैश सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है? सत्ता की साझेदारी बेल्जियम में क्या? तो यहाँ पर सामुदायिक दोस्तों सरकार जो है वो सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। और अगला सवाल, इसका अंतिम सवाल है, भूगोल का कि डैश में सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी दोस्तों। किसमें श्रीलंका को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया? तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको गलत कर दिया था। 1956 ईस्वी, याद कर लीजिएगा, 1956 ईस्वी में दोस्तों श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि आप लोगों का है कितना नंबर, अरे यार कहाँ चला आया ये, चलिए इधर है, ठीक है। तो हम लोग का आगे का सवाल यहाँ पर देख लीजिए क्या है, हाँ, कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? 4 ऑप्शन आप लोग सामने देख सकते हो। तो इसका जो सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, जो खनन है, ठीक है, खनन इसमें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो खनन को यहाँ पर टिक कर लीजिए, खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और अगला सवाल है क्या कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है। अगर नरेगा में काम नहीं मिलता है तो 15 दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और 39 नंबर है, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है? उत्पादन के उद्देश्य से इसमें से प्रथम स्थान क्या आता है? तो वो भूमि आता है। याद रखिए भूमि उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि आपको उत्पादन के लिए भूमि का होना बहुत जरूरी है, उसके बाद पूंजी और श्रम देखा जाता है, औजार देखा जाता है। 40 नंबर क्या है, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है? तो दोस्तों यहाँ पर 164 कंट्रीज है, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिए 164 देश जो है, ठीक है, 164 देश यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य है। और इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र कौन सा है? बैंकिंग जो आता है, सेवा क्षेत्र जो आता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र यहाँ पर बैंकिंग आ जाता है, तो वो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हो जाएगा। और अगला सवाल की मैं बात करूं तो वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से दूत आवागमन देखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश के बीच वस्तुओं सेवाओं का निवेश। वैश्वीकरण का ये है कि हम विभिन्न देशों से अपना जो व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं, देश के बीच वस्तुओं सेवाओं और निवेश, इसको देखा गया है।
43 नंबर केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? आप लोग जानते हैं रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है, मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हो, ठीक है, वो कोई सामान बेच रहा है, तो बीच में कौन काम कर रहा है? पैसा। भैया पैसा नहीं है तो सामान नहीं मिलेगा, तो मध्यस्थता मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? पैसा। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में डैश है, तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों अल्प बेरोजगारी है देखने को मिलता है, क्योंकि साल के हर महीना यहाँ पर कृषि नहीं होता है, तो कुछ महीना जब बेरोजगारी होता है तो उसको अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये हम लोग का सेट 2 है, सेट 1 इससे पहले मैं करा चुका हूँ पिछले साल का, तो सभी लोग जाकर देख लीजिए। और ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो सभी को शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिले। एग्जाम में ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको जरूर देख कर जाइए, आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बस सभी को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।